परिवार चलाते थे। बहुत गरीबी परिस्थितियों में पंडित मदन मोहन जी मालवीय ने स्थानीय स्तर पर संस्कृत विद्या में प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद हाई स्कूल के बाद कलकत्ता विद्यापीठ में आपने बीए पास करने के बाद आप एक हाई स्कूल शासकीय हाई स्कूल में आपने अध्यापन का कार्य किया। उसके बाद आप वहाँ के कालांतर के महाराजा रामपाल सिंह जी के अनुरोध पर आपने LLB की उच्च शिक्षा प्राप्त की और वकालत प्रारंभ की। आपने वकालत में भी काफी नाम कमाया और एक घटना में आपको बताना चाहता हूँ। एक कांड हुआ था आपका चोरा चोरी। उसमें हमारे जो देशभक्त लोग थे, राष्ट्रवादी लोग थे, एक थाने पर चढ़ा दिया था किसी संसदीय घटना पर। तो 153 लोगों को फांसी की सजा हुई थी। उस फांसी की सजा की अपील करने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अपील की। अपील में उन सारे 153 लोगों को ही उन्होंने जो मृत्युदंड प्राप्त हुए थे उनको सबको बरी कराया। और जो थे ब्रिटिश न्यायाधीश जो थे उनसे तर्क करने के बाद सब बरी हुए। वो ब्रिटिश जो न्यायाधीश थे उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी को खड़े होकर सल्यूट किया और उनकी वाक्पटुता के कारण उनका अभिनंदन भी किया। मतलब उस इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतना बड़ा सम्मान प्राप्त किया। तो मैं ऐसे महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में आप लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए राष्ट्र विकास में अपनी सहभागिता प्रदान करें। जय जय भारत। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय वे व्यक्ति थे जिन्होंने देश को बताया कि देश को स्वाधीनता दिलाने के लिए शस्त्र के साथ साथ शास्त्र की भी आवश्यकता है। हमें शिक्षा की भी आवश्यकता है, उसके प्रसार की आवश्यकता है। आगे कार्यक्रम की वेला को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच की अध्यक्षता कर रहे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय कुंवर जी कोठार को आमंत्रित करता हूं। वे आए एवं अध्यक्षी आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। आदरणीय विधायक जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज के विद्या भारती के द्वारा आज स्वाधीनता के 75वें वर्ष पर हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम हमारे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर आज एक कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम रखने का एक ही उद्देश्य है कि जिन्होंने जैसे कि हमारे पंडित जी ने एक गरीब परिवार में जन्म लिया और विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी और जो हमारे भारत का स्वतंत्र कराने में उनका बहुत योगदान रहा। शिक्षा के प्रचार प्रसार में उन्होंने काफी रुचि ली, क्योंकि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। विकास का एक ही आधार स्तंभ है कि शिक्षा होना और हमारी जनता को, प्रजा को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने शिक्षा को एक अभियान में लेके संपूर्ण प्रचार प्रसार किया और हमारे देश को स्वतंत्र कराने में भी काफी योगदान रहा। आज के समय में हमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो 75वें आज़ादी का 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया। उसका एक ही उद्देश्य है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, जिन्होंने हमारे देश के लिए त्याग किया है, बलिदान किया है, उन्होंने कैसे विषम परिस्थिति में काम किया है, उनको याद करना चाहिए
और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और हमें भी अपने देश की सेवा में के लिए तत्पर रहना चाहिए। और जो हमारा भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व का सिरमौर कहलाता था, विश्व गुरु कहलाता था, उसको पुनर्निर्माण में फिर से हमें विश्व का सिरमौर बनाना है। इसके लिए आने वाली पीढ़ी को हमें आगे आना होगा और वही मार्गदर्शन के हमारे जिन्होंने देश में आजादी में योगदान दिए उन सभी महानुभाव को हमें उनके जीवन को याद करते रहना चाहिए और उन्हीं के बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए और आशा करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी भी हमारे देश को विश्व का सिरमौर बनाने में लगी रहे, ऐसा आशा करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। एक अपील आप सब लोगों से है कि अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रख लें एवं अति आवश्यक होने पर ही उसको निकालें, अन्यथा उसको बंद ही रहने दें। हम सब स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहे हैं, स्वाधीनता संग्राम संघर्ष को याद कर रहे हैं। उसको याद करना इसलिए भी आवश्यक है कि हम पराधीन इसलिए हुए थे क्योंकि हम हमारे इतिहास को भूल गए थे। जब हम पराधीन थे तब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा एवं अन्य इतिहासकारों ने बताया कि हमारे यहाँ पे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे महान योद्धा हुए हैं जिन्होंने इस देश की धरती को आजाद कराने में अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है। तभी उसी युग में जब हम मुगलों के अधीन थे, उदासीन थे, तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी और बताया कि हमारे पास तो सब कुछ है। राम घर से निकला था, उसके पास कुछ नहीं था, सेना नहीं थी, राज्य नहीं था, परिवार नहीं था और दुनिया के सबसे बड़े अहंकार को हराया। तब से लेकर महात्मा गांधी ने आजादी के मंच पर रघुपति राघव राजा राम गया और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिससे ज्ञान की प्रकाश की किरणें आज पूरे देश में प्रसारित होती हैं। ऐसे कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित हुए हैं। अमृत वचन हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ कक्षा 11 की छात्रा बहिन हर्षिता शर्मा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा है कि भारतीय एकता का मुख्य आधार इसकी संस्कृति ही है। इसका उत्साह कभी भी नहीं टूटा और यह इसकी सबसे बड़ी खासियत है। भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण है क्योंकि इसकी धारा निरंतर बहती रहती है और हमेशा बहती रहेगी। धन्यवाद। हमें आज के मुख्य वक्ता का उद्बोधन प्राप्त हो, इससे पूर्व मैं व्यक्तिगत गीत हेतु आमंत्रित करता हूँ विद्यालय के आचार्य श्री यशवंत जी गुर्जर। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिरमौर कहाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। राम कृष्ण गौतम गुरु नानक की यह पावन पुण्य धरा। सस्य श्यामला सुरभित कण कण अणु अणु में अनुराग भरा। मंगल में जीवन हो सबका ऐसी ज्योति जलाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। निज संस्कृति का संबल ले हम नई सोच अपनाएंगे। कोई भी ना पीछे हो, सब कदम से कदम मिलाएंगे। उठे चले हम बड़े निरंतर, सब में भाव जगाएंगे।
तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। स्वच्छ हमारे घर आंगन हो, वन उपवन हरियाली हो, गंगा की निर्मल धारा हो, घर घर में खुशहाली हो। जननी जन्मभूमि अति सुंदर, इसमें स्वर्ग सजाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे, भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। पहले तो चंद्रशेखर आजाद इतनी ठंड में कैसे बदन एक बार ऐसा व्यवस्था करती ये इस बार आप ये बस ठीक है, ठीक है। आप सभी को नमस्कार। और विनम्रता से माफी तो मैंने राजेश जी ने मांगी है, मैं भी मांग लेता हूँ। और बहुत व्यस्तता में से वहाँ से निकलते हुए आता है, 15-20 मिनट हमें विलम्ब हुआ। इस मंच पर वास्तव में विद्वान लोग जुड़े हुए हैं। हमारे कुंवर सिंह जी कोठार भाई साहब काफी योग्य तेजस्वी विधायक हैं। इनसे तो मेरा संपर्क कहाँ है, पिताजी से वहाँ जो है पिताजी से बहुत सज्जन व्यक्ति रहे, विधायक रहे। आदरणीय दुलानिया जी वही सब काफी लोग हैं। और कई विद्यार्थियों को गढ़ने वाले, विद्यार्थियों के जीवन को बदलने वाले, संस्कृत में बहुत काम करने वाले एक लिस्ट जैसे हमारे मोहन जी नागर भाई साहब, और जिन्होंने मुझसे बहुत कुछ सीखा, मैंने मुझे भी सिखाया। एक बार तालियां उनके लिए बस। आज हम जो है यहाँ स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत सारी बातें हम यहाँ करेंगे, कुछ नए नए मुद्दों को हम यहाँ समझेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, कुछ विषय चर्चात्मक होगा, आपस में संवाद होगा। एक वो नहीं होगा कि भाषण चलेगा, आप लोग सहभागी होंगे। आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों माना? भाई गुलाम थे, अंग्रेजों से संघर्ष किया, आजाद हो गए। आजाद के भी 75 वर्ष हो गए। अब हमें ऐसी की आवश्यकता पड़ी कि वो ये आजादी का अमृत महोत्सव बनाए। दादाजी के अमृत महोत्सव मनाने की बात आती तो हम खर्चा नहीं करते, धूमधाम से टेंट लगाते, आसपास के 10 गांव को बुलाते। ये तो भारत का आजादी का, वो दादाजी का अमृत महोत्सव मनाना है, इसलिए दादाजी का अमृत महोत्सव मनाना पड़ेगा। हमें ये बात समझनी पड़ेगी। 75 वर्ष हो गए देश की स्वाधीनता। एक पीढ़ी वो जिसने संघर्ष किया सीधे सीधे, भारत छोड़ो आंदोलन लगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन जुटे हुए, कहीं किसी कांड में जुटे हुए, वो पीढ़ी खत्म। और 75 साल तक तो आजादी होगी। मुझे लगता है 75 से ऊपर की उम्र की कोई नहीं दिख रही, नहीं आप 75 से ऊपर की उम्र के तो कोई नहीं है, आप खड़े करके नहीं है। एक तो वो खत्म हो गए। फिर उनके मुंह से जो किस्से सुने थे कि आजादी कैसे पाई, वो पीढ़ी भी लगभग खत्म हो गई। अब बच्ची कौन सी पीढ़ी, तीसरी या चौथी पीढ़ी, और विशेषकर युवा। जब उनको ये भी नहीं मालूम कि आजादी के लिए कितने संघर्ष हुए, कैसे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिए,
कैसे वो फांसी के फंदों पर झूल गए, कैसे काला पानी में वो उनको सजाएं मिली, कैसे अत्याचार किया अंग्रेजों ने। जब उसको ये नहीं मालूम होगा तो उसको उसका महत्व कैसे पता पड़ेगा आजादी। इसलिए वो फिर कहता है कौन रब हो गोए कहानी कोई भी ना जाओ। फिर आजकल तो युवा कहने भी नहीं है, अरे साहब इससे अच्छा तो अंग्रेज थे। ये शब्द बहुत लोगों ने सुना हो। ये दुर्दशा है हमारे साथ कि हमने उन संघर्षों को लगातार अपनी पीढ़ी तक नहीं पहुंचाया। हमने इतिहास में पढ़ा, उन इतिहासों में केवल रघुपति राघव राजाराम के अलावा गोलियों और बंदूकों की आवाज हमने कभी नहीं सुनी। पढ़ा ना, थोड़ा बहुत नहीं भगत सिंह आ जाते होंगे एक आध कई लाइन में, एक आध लाइन में चंद्रशेखर आजाद निपटा दिए जाते होंगे, पर उनकी संघर्ष, उनकी गाथाएं, उनकी कहानियां, उनकी जीवटता हमारी पीढ़ी के सामने आनी चाहिए। और युवा पीढ़ी को जब उसकी कहानियां यह समझ में आएंगी तो वो आजादी के महत्व को समझेंगे। और नहीं तो आज भी नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम हक से मांगे आजादी, हक हमारा आजादी। और हमारी आवाज सुनते ही रहते नहीं, सम्मिलित हो जाते। बात तो सही है, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार और पता नहीं क्या क्या तो चल गए हैं। इन सब में कहीं हमारी जो मौलिकता है, मूल भाव है जिसके पीछे, कहीं वो लुप्त तो नहीं होगा। इसलिए ये बहुत अच्छा मौका है। 75 वर्ष हुए हैं हमारी आजादी, तो जैसे हम दादाजी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाते हैं, वैसे भारत की आजादी के महोत्सव को धूमधाम से मनाएं। धूमधाम से मनाएं, उन क्रांतिकारियों को याद रखें, उन बलिदानियों को, उनकी छोटी छोटी घटनाएं हम याद करें, उनके प्रसंग हम याद करें। और करें तो क्या, तो यह महोत्सव मौजूदा पीढ़ी को उन सपनों, आशाओं तथा अपेक्षाओं की याद दिलाएगा जिन्हें हम भारत के अपने दिलों में लिए। यानी कहीं ना कहीं उस पीढ़ी को, जो युवा पीढ़ी है जिन्होंने ना आजादी, ना गुलामी, ना संघर्ष, इनको झेला नहीं है, उनके युवाओं के बीच में ये विषय हम कहीं ना कहीं इस महोत्सव के माध्यम से उठाना चाहते हैं। और इसके लिए लगातार प्रांत भर में, देश भर में विद्या भारती आयोजन कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे चालक जी ने भी कहा है कि इस प्रकार से आयोजन होने चाहिए। देश भर के में हो रहे, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई थी। 12 मार्च 2021 से 75 सप्ताह तक, यानी 15 अगस्त तक 2023 तक 75 सप्ताह तक लगातार देश की आजादी के महोत्सव को मनाएंगे। सपने, अपेक्षाएं, उनको हम याद करें। फिर स्वाधीनता के संघर्ष के गौरवशाली इतिहास को हम याद करें। कैसे हुए? कोई छोटे मोटे संघर्ष नहीं थे, इतिहास में ग्रंथ के ग्रंथ लिख दिए। यह अलग बात है कि उन ग्रंथों को हम तक नहीं पहुंचाया। श्री कृष्ण शरण जी ने तो कितने महाकाव्य लिख डाले गाथाओं के ऊपर। और मजा ले कि हम पढ़ लें, हम समझ लें, कि हमारी पाठ्य पुस्तकों में हम पढ़ा दिए जाए, मजा। वीर सावरकर ने तो एक ग्रंथमाला लिखी ऐसी क्रांतिकारियों की। एक तो पुस्तक लिखी 1857 स्वाधीनता संग्राम, हम पढ़ते। तो कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी को इसके बारे में हम याद करें। भारत की जो प्राचीन समृद्ध इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, वो गौरवपूर्ण संस्कृति। नहीं तो फिर लोग यही कहेंगे इससे अच्छा तो अंग्रेज थे। वो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ना उन्होंने भारतीय प्राचीन संस्कृति, ना हमारी विरासत को जाना है। उनको तो लग रहा है कि ये जो देश है ये अंग्रेजों ने बनाया है। अंग्रेजों ने बनाया है। पहले तो रियासतों में बटे थे,
राजा लड़ते थे, एक दूसरे की टांगें खींचते थे, एक दूसरे से द्वंद्व थे, अंग्रेज आए, उनने जो है इस देश को खड़ा किया, एक पार्टी सूत्र मत बोलो। तो ये कम से कम बताएं कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, कैसे विक्रमादित्य अफगानिस्तान तक पहुंच गए भाई, संघर्ष करते जीतते जीते। तो चेतना में सांस्कृतिक विरासत को हम उनके बीच में लाए। स्वाधीनता पाने के लिए दिए गए बलिदानों की स्मृति जगाते हुए समता एवं मूल्य समाज की हमने स्थापना। कहीं ना कहीं यह हमारा देश है, यह हमारी संस्कृति, और यहाँ पर जो है एक दूसरे के साथ किस समभाव के साथ हमें रहना चाहिए, इस बात को हमें यहाँ समझना पड़ेगा। फिर राष्ट्रवाद जो है, इस देश का प्रत्येक नागरिक यह इस देश की रक्षा में, इसको बनाने में ओम संरक्षकध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानता, एक साथ चले, एक साथ बोले और एक साथ उच्चारण करें, एक साथ करें। इस देश का प्रत्येक नागरिक, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो कई जातियां हैं, कई वर्ग हैं, कई धर्म हैं, उन धर्मों के संघर्ष हैं, ये कैसे होगा? तो सरसंघ चालक जी ने एक शब्द कहा, पूज्य सरसंघ चालक जी ने, कि इस भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए एक है। देखिए चमत्कार है इस शब्द में, डीएनए इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए एक है। इसका अर्थ है कि जो हिंदू हैं वो तो एक डीएनए है ही, जो नहीं है वो पहले हिंदू थे, तो डीएनए एक है, तो फिर संघर्ष कैसा? अगर हम भारत माता की जय बोल रहे हैं तो तुम्हें ही बोलना पड़ेगा, हम वंदे मातरम बोल रहे हैं तो तुम्हें ही बोलना पड़ेगा। जी देश में ये अस्मिता का संकट जो खड़ा किया है हमारे सामने, संविधान की पुस्तकों से रामायण के चित्र इसलिए हटा लिए जाते हैं कि लोग नाराज हो जाएंगे, वंदे मातरम इसलिए गायब हो जाता है कि लोग नाराज हो जाएंगे, भगवा ध्वज देश का तिरंगे का स्थान ले, ये लोगों के नाराज होने की जो चिंता की है, इसलिए डीएनए एक, पर डीएनए एक है मानते हो तो ये भी मानो कि तुम हिंदू थे या इसी देश के हो, और डीएनए एक नहीं मानते हो तो फिर निश्चित रूप से आक्रमणकारी हो, तो इस देश में रहने का क्या हक है? तो ये बड़ी एक, तो इसमें ओम संरक्षकध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानता, इस भाव के साथ हमने करेंगे क्या? तो हमें इसके पीछे तीन बातें याद करनी पड़ेगी। एक तो क्रांतिकारियों के जीवन चरित्रों को लोगों के बीच तक पहुंचाना। देखिए निकले आज कितने अच्छे से बच्चे सजे हुए थे, कोई अहिल्याबाई, कोई अवंतीबाई, कोई दुर्गावती, कोई चंद्रशेखर राजा, पता ही कितने कितने बच्चे बने थे। उन महापुरुषों के नाम तो कम से कम याद करें, तो इतना सारा स्वदेशी स्वभाषा स्वभूषा, इनके प्रति चेतना जाए, मेरी भाषा, ये मेरी भाषा है, गौरव उसका होना चाहिए। नहीं तो कर रहे अंग्रेजी के गौरव कर रहे, स्वभाषा स्वभूषा स्वदेशी स्वसंस्कृति, इनके ऊपर कहीं ना कहीं हमें विचार करना है, और इसके साथ में हमें अपने देश को खड़ा करना है, तो उसके लिए विचार जागृत करना पड़ेगा, वह स्वदेशी का। कहीं ना कहीं हमें अपने लोगों को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि देश समृद्ध हो। इतना ही नहीं, हमने तो विदेशों में भी इसको जो है अब तो खरीदना शुरू कर दिया। रतन टाटा ने अभी ब्रिटेन की कई कंपनियों को खरीदा, ये अच्छी बात है। हम भी जाकर सामने वाले, ठीक बढ़िया। अब यहाँ से एक कुछ फोटो है, आपको पहचानने ये फोटो कहाँ देखा है? किसी को ध्यान आ रहा तो हाथ खड़ा करके बताएं, ये फोटो कहाँ देखा है? जी आपने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। अफगानिस्तान का फोटो है। क्या है इस फोटो के पीछे का? अफगानिस्तान से भाग रहे। बहुत बढ़िया सर, व्यवस्थापक एक पेन दिखा रही है, कहाँ है पेन? ये वाह, अब जो उत्तर देंगे उनको व्यवस्थापक की पेन देंगे। बढ़िया, तालियां बजाइए उत्तर। इनको पता है, इस फोटो में इनको पता है कि ये जो देश है
अब ये आतंकवादियों के कब्जे में आ गया। अब हमारी खैर नहीं, क्योंकि उनको मालूम है गुलामी क्या होती है। इसलिए एरोप्लेन की छत पर टंग कर उसके पंखों में वो जो पाइप क्या होते हैं, व्हील के बीच के गैप है उसमें भर भर कर दिखा रहे भाग रहे। मालूम है कि छत से गिरना ही मरना तो है ही, पर इससे अच्छा मरना और कुछ नहीं हो सकता उनकी अपेक्षा, ये पता है। तो ये दृश्य बताता है कि गुलामी कितनी भयावह होती है। इसलिए हम स्वतंत्र देश में जी रहे हैं, तो इसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। कोई सहजता से हमें गुलाम न बना ले। ये एक दृश्य बताता है। अगला दृश्य, एक और दृश्य, ये दो दृश्य देख रहे हैं। ये दृश्य क्या कह रहे हैं, पर क्यों लगाए होंगे ये दृश्य, कोई भी बताए? दो फोटो है। हाँ जी की मैंने क्रिकेट मैच का है और ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट, हाँ, पर दो हैं। भारत पाकिस्तान का है मैच, एक भारत पाकिस्तान का और एक भारत इंग्लैंड का है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए इसके लिए। तो ये जो है देखिए बड़ी मजेदार बात है। इस चित्र के माध्यम से हमें एक चीज ध्यान में आ गई कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान 1947 में बना, 75 वर्ष उसको भी हो गए। उससे तो दुश्मनी हमारी इतनी है कि अगर पाकिस्तान जीतता है तो भोपाल में तो भी पटाखे फूटते हैं। मतलब बदकिस्मती है इस देश में कि पाकिस्तान जीतता है तब भी पटाखे फूटते हैं और हारता है तो और दुगने पटाखे फूटते हैं। और इतना तो ठीक है, अभी तो न्यूजीलैंड ने हरा दिया पाकिस्तान को तो पटाखे फूटे। लेकिन ये आज तो अपना कोई देश का मैच नहीं था ना। आज क्यों? आज इसमें क्योंकि भारत हार गया था उससे, इसलिए। एक है इंग्लैंड का। इंग्लैंड के मैच में इंग्लैंड जीते या हारे तो कभी पटाखे फूटते देखे नहीं देखे। इंग्लैंड ने 400 सालों तक गुलाम किया। 1608 से उनका लगभग हमारे ऊपर शासन प्रारंभ हो गया था, छोटे छोटे इलाके। 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया। पोप के कहने पर भारत में जाकर ईसाईयत का प्रचार करने अपने कुछ सेनापतियों के साथ वो भारत के कब्जे पे ले आए। तो 1498 में प्रवेश हो गया भारत में। 1600 में थोड़ा थोड़ा कुछ हो गया। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई। 1857 के संघर्ष के बाद, प्रथम स्वाधीनता संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया की जगह सीधे अपने राज्य में, मतलब ब्रिटेन की सरकार इस देश को चलाएगी, ऐसा तय किया। ये पूरा इतिहास हमें मालूम है। गुलामी का 400 वर्ष, पर उसके बाद भी उससे जीतने हारने पर कोई खुशी गम पटाखे नहीं फूटते पाकिस्तान में। क्यों? वो ज्यादा क्रूर थे। गुलाम ने बनाया 400 सालों तक। अत्याचार अभी देखेंगे, आपको दिखाई देंगे अत्याचार कैसे कैसे अत्याचार किए उन्होंने। फिर भी एक वर्ग हमारा कहता है, क्या कहता है? ये कहता है इससे अच्छा तो क्यों कहता है? क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि हम दुख छोड़कर तो जा रहे हैं, पर इस देश में हम काले अंग्रेज बोले जाएंगे। काले अंग्रेज, और काले अंग्रेज बोलेंगे तो वो आपकी संस्कृति सभ्यता का तो किया पाचा कर ही देंगे। आपके देश में एक ऐसा वर्ग पैदा कर देंगे जो कहता था कि अंग्रेजों की गुलामी अच्छी चीज। देखिए सच्चा तो अंग्रेज। ये जीवन में एक ना एक बार आप सबने ये शब्द सुना होगा। अगर सुना हो तो एक बार हाथ खड़े करो। क्या सुना है? हाँ देखो, ये देखिए कितने हाथ खड़े। ये देखिए इतने हाथ खड़े। इससे अच्छा तो अंग्रेज थे। अभी ना इनको तो किसी ने कहा ही होगा ना, उनने पुल बना दिए, उनने सड़कें बना दी, उनने
देश को एक कर दिया, पहले तो रियासतों में बंटा था, पता नहीं क्या क्या, और ऐसा इतिहास हमारे दिमागों में ठूसा गया, पढ़ाया गया, उनके काले अंग्रेजों द्वारा लिखा गया है, या देश से वो सत्य बातें छुपाई गई। समय है इन बातों को हमें फिर से उजागर करने। अंग्रेज अगर इतने अच्छे थे तो ये तो नहीं होता। क्या हो रहा है देखिए, तोप के आगे हजारों लोगों को बांधकर, क्रांतिकारियों को तोप के मुंह से उड़ा दिया जाता। देखिए कितनी विभत्सता है। काला पानी में नग्न करके उसको ताबूतों पर लटका, उस पर लटका के लकड़ी के और पैरों से पत्थर सजाए की पराकाष्ठा देखिए। कैसे कह सकते हैं अंग्रेज अच्छे थे? शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? कैसे देखिए उस पे गोल शंकर पर उसको गरम तेल डाला जाता है। वीर सावरकर की सजाएं अगर आप पढ़ लेंगे या सुन लेंगे तो शर्म से सर झुक जाएगा। मीरा जो सेनापति कमांडर थी, उसकी अभी आप फोटो देखेंगे, आपका सर झुक जाएगा। सर आगे दिखाइए, हाथियों से कुदवा रहे, महिलाओं के साथ किस प्रकार के अत्याचार होते थे, इस प्रकार के फोटो आपको रोने को मजबूर कर देते। कैसे उनके साथ अंग्रेज अफसर जो है घिनौनी हरकतें करते थे। मीना बाजार में जाकर पता नहीं कितनी गोलियां लगती थी। कैसे उनके साथ में आपको सारी वारदात होती थी। और ये विसंगति भारत में यहीं से पैदा हुई। इसके पहले का भारत का इतिहास, नायक पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसे उदाहरण में देखे। ये सेनापति थी, इसको जेलों में किस प्रकार से टॉर्चर किया जाता, चीमटे से जो है उसके स्तनों को खींचा जाता था, ये सजाएं। काला पानी में इस प्रकार से हथकड़ी बेड़ियों से आप जीप का देखिए, जीप पर जो है हथौड़े चलाए गए, ये सजाएं। कैसे कह सकते हैं मेरे बच्चे? पर आगे इस प्रकार का विसंगति की अंतिम पराकाष्ठा देखिए। बैसाखी के जुलूस पर लोग त्योहार मना रहे हैं। जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ घुसकर बिना किसी पूर्व चेतावनी के गोलीबारी करता है। कोई नौजवान है बताएगा कितने लोग उस जलियांवाला बाग में शहीद हुए थे? हजारों की संख्या में। हाँ, हजारों तो हुए ही थे, कितने हजार हुए थे। क्या क्या मतलब क्या करेंगे? कुएं में कूद रही थी महिलाएं बच्चों को लेकर। ये जो दृश्य हैं ये बताते हैं कि कुछ तो गड़बड़ थी, और इसी कारण क्रांतियां खड़ी हुई। लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किए, कहीं छोटे समूह में किए, कहीं बड़े समूह में किए, कहीं आसाम में हो रहे हैं, कहीं कर्नाटक में हो गए, कहीं तेलंगाना में हो रहे, कहीं गुजरात में हो रहे, कहीं मध्य प्रदेश में हो रहे। और संघर्ष में हर व्यक्ति का योगदान। साथ में ये भी पढ़ाया गया है, ये बताते हैं। अभी हमारे दिमागों में जो ठूसा गया है, इससे अच्छा तो अंग्रेज थे। दूसरा, अंग्रेजों ने भारत को एक किया, मैं बात कर रहा हूं, रियासतों में बटे थे। अरे भाई, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी के काल को आप देख लेंगे, आपको ध्यान है देश की आत्मा, सांस्कृतिक विरासत एक थी। तब जाकर यवनों से संघर्ष के लिए चाणक्य ने पूरे देश को एक किया। तो अलग अलग रियासतों में बटे होंगे, और इस पर यवन आक्रांता का हमला हुआ है, जिससे मुक्त होना है, संघर्ष करा। तो देश की आत्मा में सांस्कृतिक होती चेतना, सब भारत माता को माता मानते हैं। अभी भी राज्य है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, अहमदाबाद है, संघर्ष होते हैं। ममता बनर्जी कहती हम नहीं मानते, मोदी कहता तो मानना पड़ेगा, नहीं तो चलेगा। पर इसका अर्थ है कि देश एक नहीं, ऐसा नहीं है, देश एक था। उत्तरम यत् समुद्रश्च यमाद्रश्च वर्ष तद भारतम नाम भारतीय यावदिन्दु सरो तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। कहा गया हमारे ग्रंथों में था। अंग्रेजों ने भारत के लिए विकास के काम किए नहीं भाई, ट्रेनें बनाई, सड़कें चलाई, ये उनके स्वार्थ के लिए।
अंग्रेज आने के पहले 1600-1700 के पहले अगर देखें तो हमारे राजाओं की जो विरासतें थी, हमारे किसानों की संपदाएं थी, हमारे जो व्यापारियों का व्यापार था, चमत्कारी था। थोड़ा मुगलों के शासन के और पहले चले जाओ तो हमारे ज्ञान विज्ञान की जो नालंदा तक्षशिला और ये सब हम उत्कृष्ट थे। सोने की चिड़िया ऐसी थोड़ी करते, संपदा बहुत थी, लूट कर ले गए, ट्रेनें चलाई लूटने के लिए, झारखंड कैसे कोयला ले जाए, कैसे खनिज ले जाए, कैसे ये सब ले जाए लूटने के लिए। तो भाई जब ये लूटने के लिए उन्होंने अपने काम किए, इससे कम से कम हमें इसलिए विकास नहीं किया उन्होंने, अपने स्वास्थ्य के लिए सारी काम। ये पहली बात हमें समझनी। अभिजात वर्ग का संघर्ष था। उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने हमारे मन में बैठा दिया कि तो साहब वो क्या बोलते हैं सूबेदारों का संघर्ष था, क्योंकि उनकी जागीरें छीन ली थी, जागीरदारों का, राजाओं का संघर्ष था। इसमें वो लोग थे जिनके स्वार्थ अंग्रेजों ने प्रभावित किया। ऐसा नहीं, देश के प्रत्येक कोने कोने में, चाहे वो बनवासी हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों, सब ने संघर्ष किया। इतने नहीं, आपको तो आश्चर्य होगा, कुछ नाम मैं आपको यहाँ पढ़ के सुना दूं। ये आपके हैं, आपके जिले के हैं। मैं एक नाम पढ़ता हूं, ओंकार सिंह। इनका जन्म 1890 में हुआ था खुजनेर पास में है। इन्होंने अपने पिता गंगाराम के साथ अंग्रेजों को किया और जलियांवाला बाग में इनका निधन हुआ। बहुत ही जलियांवाला बाग का वहां गोली लगी थी। खुजनेर मालूम है ना किसी को? नाम नहीं, विभिन्न सत्याग्रह में भाग लिया, ठीक है। विस्फोटक सामग्री तैयार करते थे क्रांतिकारियों के लिए, बड़ी बात। बनवारीलाल आजाद, ये 12/11/1918 में, ये इनके पिता थे कंवरलाल आजाद। लोक परिषद का इन्होंने गठन किया था 1930 में। 1939 में किसान आंदोलन चलाया था। 6 माह की कैद इनको हुई थी। जागो और जागृत करो एक घोष इनका था और हजारों युवाओं को इन्होंने क्रांति की धारा में जोड़ा था। ये राजगढ़ के बुलाकी चंद, ये 1897 इनका जन्म राजगढ़ में हुआ। इनके पिता प्रभुलाल थे। इन्होंने भी जो है अंग्रेजों के जो हाट होते थे उनमें लूट करते थे, लूट करके उसका जो सामान है वो क्रांतिकारियों को देते थे। बुलाकी चंद, चैन सिंह, ऐसे मतलब ये तो मैं कुछ नाम बता रहा हूँ। अगर आप सिर्फ पूरे देंगे या लिखेंगे यहाँ का इतिहास, तो कई क्रांतिकारी थे। हमें इनके इतिहासों को पता होना चाहिए। इसलिए हर वर्ग ने संघर्ष किया, ठीक। अहिंसक आंदोलन ही हुए इस देश में, ऐसा नहीं। सशस्त्र क्रांति भी हुई, कई क्रांतिकारियों ने बलिदान दिए। 3.5 लाख से अधिक लोग शहीद हुए अथवा फांसी पर लटकाए गए। ये कम है? आगे अब देखिए, मजेदार बात है। अब यहाँ कुछ चित्र आ रहे हैं और चित्र आ रहे हैं, इसका भी एक संदेश है। जिनको एक साथ सारे चित्र ध्यान में आ गए किन किन के हैं, वो अब ये थोड़ी कहानी से आज खेल हो रहा है, वो हाथ खड़े करें और बताएं उनका। जी बताइए, वैसे पूरे नाम। हाँ, आपका हाथ खड़ा। जो पहला चित्र है आचार्य चाणक्य का है। पहला जो इधर से जो ठीक, दूसरा है नरसिंह मेहता जी का, और तीसरा है जगत गुरु शंकराचार्य जी का, चौथा है संत कबीर, पांचवा संत तुलसीदास और छठा समर्थ गुरु रामदास। शायद गलत हो सकता हूं मैं, एक मैं गलत है, बाकी सब में सही है। एक ये जो है पूरा फिर भी इतना तो बनता है। एक पैन आपकी हो रहा है, ताली बजा दीजिए। मुगलों के आक्रमण पर समाज को एक करने का काम अगर इन्होंने किया तो ये सब समाज में चेतना फूटी। रामचरितमानस से या तुलसी ने या कबीर ने सब प्रकार के भाव लगा करके समाज में जान दी। तब जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धा या महाराणा प्रताप जैसे लोग संघर्ष के लिए खड़े हुए। देश की रक्षा के लिए, इसकी स्वाधीनता के लिए मुगलों से टक्कर नहीं था, इसलिए समाज को जगाने का काम इन संतों ने किया। अगली पीढ़ी
अब बताइए, जी हाँ भाई साहब जी। शिवाजी, महाराणा प्रताप, अरे वाह, तो नहीं है सम्राट अशोक और जी विक्रमादित्य, वाह बताइए बहुत बढ़िया। इन्होंने कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। उस समय भारत को एक किया, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना, मुगलों को छकाया, इस देश की रक्षा की। महाराणा प्रताप घास की रोटी खाई पर पराधीनता स्वीकार की, बच्चों को तड़पते देखा। और पृथ्वीराज चौहान 4 गज 24 गज क्या, हाँ 4 अंगुलष्ट प्रमाण दाव पर सुल्तान मच चुके चौहान। जैसे ही चंद्रवरदाई ने कहा गाकर, और छत्रपति तो निकाली नहीं थी, और उसके बाद जो चलाया उन्होंने शब्द वेदी बाण, कौन निपट गया? हाँ, तो ये हमारे वीर था, ये हमारे वीर है। अशोक या विक्रमादित्य कहाँ तक साम्राज्य इन्होंने किया, हमें इनको समझना। अब बहनों में से कोई बताए, आज तो कोई ऐसा लग रहा है कि हम आप लोग परीक्षा भी अपन नहीं ले रहे हैं, महापुरुषों को याद कर रहे हैं, आप परीक्षा कर सकते। हाँ जी, अब तो हुए वैसे जी, बोलो आप बोलो जितनों के। मंगल पांडे और झांसी की रानी और तात्या टोपे, क्या 1857 की क्रांति के बाद आजाद बेगम और नाना साहब पेशवा, बहुत बढ़िया बनता है। वाह, आप ताली बजाइए, ऐसे युवा चाहिए जो महापुरुषों की जानकारी रखते हैं, महापुरुष बनने की ताकत रखते हैं भाई। तो 1857 में वो एक समग्र क्रांति, चाहे वो आगरा हो, मेरठ हो, झांसी हो, कित्तूर हो, देश के कोने कोने में रोटी कमाल की चादर फैला दी, लोगों को आह्वान किया, अंग्रेजों के साथ एक साथ युद्ध करेंगे, और सफल नहीं होता। पर एक छोटी चूक, हमें मालूम है, एक छोटी चूक से वह आंदोलन खत्म हो गया और अंग्रेजों का साम्राज्य पूरे देश पर एक विधिवत रूप से स्थापित हो गया। कैसे लोग थे, क्यों कर रहे थे? नाना साहब पेशवा जब जगह जगह बिठूर से निकलकर लोगों को प्रेरित करते थे आंदोलन के लिए, अंग्रेजों ने धावा कर दिया बिठूर पर, उनके महल पर कब्जा कर लिया, वहां की संपत्ति लूट ली, और वहीं पर उनकी लड़की जो मैना थी, मैना से पूछा कौन हो तुम? उन्होंने कहा मैना हूं। क्या? नाना साहब पेशवा की लड़की हूं, 12 साल की थी। उन्होंने कहा कहाँ है पिताजी? उन्होंने कहा मालूम है, नहीं बताऊं। तो आप देश के स्वाधीनता के संघर्ष में लगे हो, आप उनको परेशान करो। बेटा तुम छोटी हो, बताओ, नहीं तो तुम्हें सब मारेंगे, तब कर लो आप, मैं नहीं बताऊं। कोड़े बरसा उस बातचीत में 12 साल 100 से अधिक कोड़े बरसा दिए, छलनी हो गई छाती पीठ पर, उसके बाद भी उसने चू नहीं की। और मजेदार है, जब ये पराकाष्ठा हो गई तो अंग्रेजों ने उसको उबलते वो जो लकड़ी की वो जल रहा था, उसमें उसको फेंक दिया आगे से जलने के। अब डर कर बताइए, पूरा शरीर जल गया। जब थोड़ा भाग बचा तो अंग्रेजों ने फिर उसको खींचा, अब तो तड़पन ज्यादा है, अब बता दे। नहीं बता, पूरा जल गया। कैसे कैसे बाल क्रांतिकारियों को मारा। अब बताइए, ये संघर्ष है।
ऐसे संघर्षों में से बिशन सिंह कूका, राम सिंह कूका के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा बड़ेरकोट का पंजाब में, अंग्रेजों को सब संघर्ष हुए वहां, ये पकड़ा गया। 13 साल का था बिशन सिंह कूका। बिशन सिंह कूका को कहा कि तुम्हें उनके 68 साथियों को कूका संप्रदाय के तोप से अंग्रेजों ने उड़ा दिया था, इसकी बारी थी। तुम सत्य बता दो राम सिंह कूका कहाँ है, तुम ये स्वीकार कर लो अंग्रेजी दास का, तुम्हें छोड़ देंगे। उसने कहा ऐसा क्यों छोड़ देंगे, जिस अंग्रेज अफसर ने कहा वही लो पकड़ा, उसकी दाढ़ी पकड़ ली, दाढ़ी पकड़ के जब खींचा तो कोविंद था अंग्रेज अफसर, खींचा पर वो दाढ़ी नहीं छूटी, हाथ नहीं छूटा, हाथ काट दिया बिशन सिंह कूका का, और वो दाढ़ी से चिपका रहा। और उसके बाद कोर्ट से बुलाया गया, 68 लोगों को, उसमें 12 बच्चे थे। ये क्रांति कैसे कैसे फुलेश्वरी देवी तेजपुर आसाम की, उसने कहा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो 13 साल की लड़की ने कहा कि हम अपनी टीम को इकट्ठा करके अंग्रेज थाने पर हमला करते हैं, वहां तिरंगा ले रहे हैं। चल पड़ी पूरी सेना, अंग्रेजों ने कहा भाग जाओ नहीं तो गोली चलाएंगे, चलाओ गोली। फुलेश्वरी को सबसे पहली गोली लगी छाती पर, 13 साल की, और 11, 12, 13 साल के बच्चे, लड़कियां, लड़के, ये उसमें 21 मारे गए तेजपुर आसाम। अब बताइए क्या जरूरत थी ये फुलेश्वरी को, ये मैना को इस प्रकार के संघर्ष करने? कहीं ना कहीं उनको लग रहा था ये हमारा देश है, इसको स्वतंत्र कराना, इस प्रकार के क्रांतिकारी और निकलेंगे, ये तो ध्यान में आ रहे हो। हाँ आप बताओ जी, बताइए। महात्मा गांधी, हाँ डॉक्टर अम्बेडकर, हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ वाह तालियां बजाओ, बहुत बढ़िया। अच्छा है, तो कम से कम जो है ये अभी के हैं और ये चर्चित हैं, इनकी ज्यादा चर्चा होती है, पढ़ते हैं हम, क्योंकि एक धरा के कुछ तो पढ़ाया गया है। पर इसके बाद भी दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, ये पढ़ाया जाता है। और ये जो क्रांति की गाथा है बती, फुलेश्वरी, मैना, और ये बाकी और क्रांति की धारा में और कितने लोग हैं, तो ये और देखिए कितने और चेहरे आपको ध्यान में आ रहे हैं। जी बताओ आपका, हाँ बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर, वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद। भगनी निवेदिता, श्रीराम बोस, लाला लाजपत राय। 4 बताए, 2 इधर भी नहीं पता। वो देखकर ये गलत बता दिया। चलिए कोई सही से पूरा। दुर्गा भाभी, नाम सुना? क्या किया था? भगत सिंह के साथ जब वो जा रहे थे रेलवे स्टेशन, साथ दिया था अपने भगत सिंह को, बिल्कुल ठीक है, तालियां। भगत सिंह को दुर्गा भाभी अपने पति बनाकर निकाल कर ले गई उस समय। आज तो कोई नाटक में भी अगर मंच पर पति पत्नी का रोल करता है तो सामने बैठा हुआ पति, आज इतना लिबरल और वो है, और कोई कि मैं पत्नी बन के उसकी जा रही हूं। पर दुर्गा भाभी कितना उस समय लोगों ने, अब कहां ये संबंध का नाम देश के आगे। दुर्गा भाभी ने उनको सकुशल पहुंचाया, निकाला, संघर्षों में योगदान दिया। और इतने नहीं, अभी 1988-89 के आसपास अभी हुआ नहीं, सरकार के कई अधिकारी स्वतंत्रता के बाद इनके पास में गए, दुर्गा भाभी अब देश स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लाभ जितने वो आपको हम दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, नहीं। दुर्गा भाभी को एक कमरे में नहीं, जब भी कोई आते तो वो शुद्ध हिंदी में बोलती नाश मिटे, ये शब्द है पता नहीं क्या उसका, नाश मिटे। तो
ये देश आजाद करने के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ा था, खुदीराम बोस फांसी पे चढ़ गया था, ये देश बनाने के लिए। तुमसे कुछ नहीं लूंगी मैं। उनकी क्रांतियों को भूल गए। सुभाष चंद्र बोस इसलिए सेना लेकर आए थे लड़ने के लिए। ये देश आखिर दम तक उन्होंने सरकार से कोई सहायता नहीं। ऐसे क्यों करो? खुदीराम बोस 18 साल का और किंग्स फोर्ड उसकी बग्गी पर बम फेंका क्योंकि उसके अत्याचार से तंग आ गए थे। बच गया, पकड़ा गया ये। और पकड़ाने के बाद जब फांसी पर आया तो इसके मुख पर कोई आंसू नहीं थे। 18 साल का, सोचो, जब फांसी पर चढ़ाया जा रहा हो, अंतिम इच्छा क्या है तुम्हारी? तो उन्होंने कहा एक इच्छा है, हाथ में भगवत गीता। कौन सी चेतना काम करेगी? राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी पर ले जा रहे थे तो वो दंड बैठक लगा रहे थे सुबह। अंग्रेज अफसर को आवाज आई कि हाँफने की आवाज आई, देखा झांक कर तो दंड बैठक लगा रहे। उसने मूर्ख है क्या? 2 घंटे बाद फांसी हो जाने वाली है, अब दंड बैठक को इस शरीर का क्या लाभ? भारत माता पे पवित्र फूल चढ़ना चाहिए। मैं अपने आप को साफ कर रहा हूँ, नहाऊंगा, पूजा करूंगा, दंड बैठक लगाऊंगा, फिर फांसी पर चढ़ूंगा। अगले जन्म में फिर आऊंगा, भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करूंगा। रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, कैसे 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 क्रांतिकारी है। अल्फ्रेड पार्क में गोली से भूल गए कैसे? देखो एक वीडियो क्लिप देखते हैं। इस वीडियो क्लिप में हमें ध्यान में आएगा कि क्या कौन सी मानसिकता उस समय काम कर रही थी। पंडित जी, आपके लिए पुलिस की दबिश दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पैसे तो मिल ही गए, आप रशिया क्यों नहीं निकल जाते? नहीं सुखदेवराज, मैं इस मिट्टी की लड़ाई इसी मिट्टी में खड़े रहकर लड़ूंगा। ये पैसे राजगुरु की मां को दे दे जी, उन्हें इसकी बहुत क्षमा करना हाँ, बस इतनी सेवा कर पाए। मतलब ये आखिरी शब्द भी जो है उनकी कैसे निकलते हैं। भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ते समय किस मानसिकता में रहे होंगे देखें। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए वक्त गुजरेगा। और कुछ नसीहा लकी, अरे लकी, माफ करना भाई, ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही लगता है कि कोई
हाथ बंदो। पर उस समय पहुंचाने की कोशिश तो की कैसे? और भगत सिंह ने जब इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था तो लाखों की भीड़ जो जेल के बाहर खड़ी थी उसमें दीवान भी आ गई थी और अंग्रेज अफसरों को जेल का पीछे का दरवाजा तोड़कर मतलब दीवार तोड़कर इनको ले जाना पड़ा। इनके दाह संस्कार इन्हें छुप कर किए जबकि माता पिता सब बाहर खड़े थे क्योंकि क्रांति की ज्वाला इतनी उड़ गई थी इनकी उससे। तो क्रांतिकारियों के बलिदानों से समाज में चेतना आई, उसके कारण अहिंसक आंदोलन में लोगों का हुजूम भी देखने को मिला। ये भी एक बात सच है। असंख्य असहयोग आंदोलनों में भी लोग इकट्ठे हुए, ये भी सही है। पर क्रांति की धारणाएं, चलिए अगला, अब ये कुछ ध्यान में आ रहे हैं समान जी। जैसे वहां मुगलों के शासन में कई संत लड़ रहे थे तो इस शासन में भी कई जो है अंग्रेजों के समाज को दिशा दे रहे थे ऐसे संत। हाँ, और कोई एक ही बता दो, एक एक कोई ध्यान आ रहा है बताते जाओ। स्वामी विवेकानंद और समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, महर्षि अरविंद। एक गड़बड़ हो गई, बाकी तो ठीक है पर पेन तो बनता है। महर्षि दयानंद, महर्षि दयानंद हो गया। महर्षि दयानंद पेन तो यहाँ उनका है, सही कहा है। महर्षि अरविंद है ना, बाकी इन्होंने चेंज कर दिया एक प्रकार से। चलिए आगे, पहले ये महिलाएं देखिए, संत, साहित्यकार, क्रांतिकारी, असहयोग आंदोलन सब योगदान था। रानी गाइडेली, रानी एक तो रानी लक्ष्मीबाई है, यस, और एक चेन्नम्मा है, यस, एक मैंने रानी गाइडेली, मैं तो दीदी को बोलता है रानी दुर्गावती। देखिए महिलाएं कहाँ संघर्ष किए महिलाओं ने, आज के जैसे नहीं कि नहीं आप जाओ सब क्रांति के आंदोलन में, अभी मतलब यहाँ भी देखो ना, बाकी मैं तो रोटी वोटी बनानी ही है। क्रांति की धारा में महिलाओं का भी योगदान है, आज भी है। समाज को खड़ा करने का अगर काम कोई कर सकती है तो इस देश की नारी से उन्होंने खड़ा करके देखा। आगे जनजातीय समाज, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, शंकर साहब, टांटिया भील, रघुनाथ साहब, 50-50 हजार बात जनजातियों का नेतृत्व करते हुए इन्होंने संघर्ष किया। 50-50 हजार जनजाति, कहीं किसी ने भीलों को, कहीं बिरसाओं को, कहीं मुंडाओं को इकट्ठा किया। 163 संघर्ष हुए भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध, 163 कहां से हुए देखिए। ये तो हमने बताई थी अब वास्को डी गामा, देश के प्रत्येक कोने में संघर्ष हुआ, प्रत्येक जाति ने की, प्रत्येक वर्ग ने की। आगे सन्यासी विद्रोह, मिदनापुर, रंगपुर, चिटगांव, पहाड़िया, रंगपुर किसान, रेशम, वीरभूमि, मिदनापुर, विजय, आप धारा लगा रहे। ठीक, आगे बढ़िए। ये देखिए कोल, बुंदेलखंड, छोटा सरकार, आगे बढ़िए। लोकदेव कल्याणी यात्रा, इनकी बड़ी विचित्र कथा है।
एक कुछ कथाएं आपको पता होनी चाहिए। बड़ा अकबर ने जब चित्तौड़ पर हमला कर दिया तो कल्लादेव जी ने और उनके जो मामा थे जयराम जी, वहां के सेनापति, जयराम की टांग में बंदूक की गोली लग गई। उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा, सेना के विरुद्ध लड़ूंगा। तो उन्होंने कैसे लड़ूं, पैर में लगी हुई है। तो कल्ला जी ने कहा मेरे कंधे पर बैठ, मैं लड़ाता हूँ। वो भी अच्छे योद्धा थे, ये भी अच्छे योद्धा थे। इनके पैर में लगी थी तो जयराम को कल्ला जी ने अपने कंधों पर बिठाया। इनके हाथ में भी तलवार है और उनके हाथ में भी तलवार है, 4 तलवार। और जो काटनाट मचाई था मुगल सेना की, अकबर के सेना की लाशें बिछा दी। अकबर तो नीचे खड़ा देख रहा था, उसको लगा कि कोई भगवान उतर आए इस किले की रक्षा के लिए। 4 भुजी भगवान, 4 भुजी देवता निकल आए। ये वीरता है। आगे अजीजन भाई, ये राजगढ़ की पैदा हुई, किसी कारणवश से वैश्या बनना पड़ा, अंग्रेजों के जुल्मों के कारण और ये लगान और सब के कारण वैश्या बनने के बाद भी देशभक्ति ऐसी थी कि इन्होंने 1857 की क्रांति में तात्या टोपे को संदेश भेजकर 400 वैश्याओं की टीम को क्रांतिकारियों के सहायता के लिए लगाया, अपने जिले की, और संघर्ष किया। आखिर में जब विद्रोह ध्वस्त हो गया, स्वतंत्रता संग्राम खत्म हो गया, सब लोग बंदी बना लिए गए, तो इनको भी भागना पड़ा, छुपना पड़ा। छुपते छुपते एक जगह पर ये विश्राम कर रही थी, वहां अंग्रेज उन्हें पता पड़ा, धावा किया, इनको गिरफ्तार करना चाह रहे थे। इसके बीच में अपनी कटार निकालकर वहीं पर 4 अंग्रेजों को उन्होंने बंगर से जो है वहीं निपटा दिया, 2 को कुएं में धकेल दिया और गोली खाकर वहीं पर। तो ऐसी विधानियां आई। ये देखिए जाति कर्म क्या होगा, पर देश पहले। आगे रानी कित्तूर की रानी चेन्नम्मा दीदी ने बताया कैसे संघर्ष किए। आगे बढ़िए। रानी गाइडेन वनवासी थी, आसाम नागालैंड की, कई जनजातियों को इकट्ठा कर 40,000 की सेना बनाई, काफी संघर्ष किया अंग्रेजों से। आगे बढ़िए। बिरसा मुंडा झारखंड का जनजाति, खाने पीने को वो नहीं पर संघर्ष किया। आगे बढ़िए। चंद्रशेखर आजाद, वीडियो देखा कैसे अल्फ्रेड पार्क में कई लोगों का दल खड़ा किया। आगे बढ़िए। खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ गए, 18 साल के थे, कितना साहस का काम किया। देखिए कैसे कैसे लोग, भगत सिंह असेंबली में बम फेंका, काकोरी कांड में सहयोग किया, कैसे कैसे संघर्ष किए। आगे बढ़िए। सुभाष चंद्र बोस बर्लिन जाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की, और आजाद हिंद फौज के नाम से और उन्होंने संघर्ष किया। नागालैंड में से उन्होंने घुसना प्रारंभ किया। अंग्रेज घबरा गए, उनको लगा कि ये सेना अगर भारत में घुस गई आजाद हिंद फौज तो खतरनाक होगी, कई अत्याचार किए। अंत में उनका इतिहास में मालूम है। महात्मा गांधी नरम दल के, इन्होंने भी कई आंदोलन खड़े किए, चंपारण, खेड़ा, खिलाफत, असहयोग, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा, सबकी हिस्ट्री हमें पता, सबने जो काम किए इस देश के लिए वो हमें पता। स्वतंत्रता की गाथाओं से छात्रों को परिचित करा, स्वभाषा स्वभूजा, इसके माध्यम से हमने परिचित करा। ये तो हमने पा लिया। दुखद घटना हमारे साथ स्वतंत्रता के साथ ये भी हुई कि भारत के टुकड़े कर दिए, पंजाब बन गए, पाकिस्तान कर दिया, पाकिस्तान का बांग्लादेश बाद में बना, श्रीलंका कर दिया, नेपाल कर दिया, अफगानिस्तान पहले कर दिया था, भूटान कर दिया। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं भारत के टुकड़े टुकड़े अंग्रेजों ने जाते जाते कर दिए भारत में। ये दोहराई पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा कि भारत को फिर से हमें अखंड बनाना है। भारत को अखंड बनाना है। हमारी माता की भुजाएं अगर टूटी हैं, कटी हुई हैं, तो इसे जोड़ने का काम कौन करेगा? आज की पीढ़ी करेगी। वो तो प्रसन्न है, बढ़िया सलमान खान की और आमिर खान की पिक्चर में मस्त है। वो आजकल लोग क्या पकड़े जा रहे हैं, आर्यन खान काय में पता नहीं वो युवा पीढ़ी मस्त है, उसको कोई लेना नहीं। भारत अखंड हो, फिर से इनको देश में चेतना है। भारत के टुकड़े होंगे आवाज देने का विरोध करने वाले, काय की भाषा, काय की भूषा, काय की स्वदेशी,
कोई मतलब नहीं। इसमें कहीं ना कहीं चेतना जगाने का काम है। हमारे अपनी संस्कृति पर गौरव हो, हमारी अपनी भाषा पर, हमारी भूषा पर, आत्मसम्मान पर, स्वच्छता पर, पर्यावरण पर, इस सब विषयों पर हमें काम करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अब देश हमारा है जी। अभी तक तो हम पराधीन थे, तंत्र भी पराधीन था। अब देश भी हमारा है और तंत्र भी हमारा होगा, और जैसा चाहेंगे वैसा हम देश को बनाएंगे। और फिर से वही क्या परम वैभव में या जग से मोर बनाए भारत या विश्व गुरु भारत, इसके रूप में हम देश को पुनर्स्थापित करेंगे। इस संकल्प के साथ 75वें अमृत महोत्सव को हम सबने मनाना है और देश में चेतना की एक ज्वार लाना है कि हर बच्चा कहे उसे इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय विभाग महोदय जी से भी निवेदन है कि मंच पर आए। अंत में आभार व्यक्त करने हेतु आमंत्रित करता हूँ हमारे विद्यालय के व्यवस्थापक आदरणीय कमलेश जी गौतम, वे आए एवं आभार व्यक्त करें। आदरणीय भाई साहब के द्वारा चित्रमय जिस तरह से हमको स्वाधीनता आंदोलन की झलकियां दिखाई गई और इस विषय में बहुत सारे हम लोग जानते हैं, विचारधारा के लोग हैं और पूरा भाई साहब लोगों को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह का मैंने पहली बार इस तरह का चित्रण देखा है कि व्याख्यान मेरी एक तरीका हो सकता है, ये हमें लोग ध्यान देता है। इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर के श्रेष्ठ ज्येष्ठ सदस्य लोग, दीदी आचार्य और अध्यक्ष महोदय, विभाग संयोजक जी, सम्माननीय कोठार साहब, हमारे छोटे से आग्रह पर आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आप साहब के बहुत आभारी हैं। और इस तरह से कभी विद्या आपको कैसे शिक्षण समिति आपको याद करे तो आप पुनः यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका आग्रह रखता हूँ। और इस कार्यक्रम के उपरांत अल्पाहार चाय के लिए रखा है। धन्यवाद। वंदे मातरम गीत के लिए आमंत्रित करता हूँ श्रीमती नीतू मित्तल दीदी। सावधान युधिष्ठिर आप रमन अच्छा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं
तुम्ही रती तुम्ही वर्मा तमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति तुम्हारो ही प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम त्वमहि दुर्गा दश प्रहरण दारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमला अमला अतुला सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं वरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अग्रम। एक सूचना हम सभी के लिए है। अतिथि के पश्चात हम सभी अपना स्थान छोड़ेंगे। उनके जाने के पश्चात एवं बाद हम सभी के लिए अल्पाहार एवं चाय की व्यवस्था है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अल्पाहार एवं चाय देने के पश्चात यहाँ से पधारें। धन्यवाद।